जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होने वाला है हमारा लिक्विफेक्शन पोटेंशियल असेसमेंट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एज पर IAS 1893 2025 पार्ट 1 की मदद से। प्रीवियस वीडियोस के अंदर इस IAS कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे लिक्विफेक्शन पोटेंशियल असेसमेंट कैसे किया जाता है एज पर दिस कोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैं आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको करते हैं। देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैनुअल कैलकुलेशन से। देन फिर हम लोग बात करेंगे कि एक्सेल शीट में इसको कैसे किया जाता है, तो वो वीडियोस भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिक्विफेक्शन वगैरह क्या होता है, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। तो देखो, आप इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसी फिनोमिना को लिक्विफेक्शन कहा गया है। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है कि सॉइल लिक्विफेक्शन कब होता है और किस कंडीशन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि सॉइल लिक्विफेक्शन हमारा सेचुरेटेड लूज फाइन ग्रेनुलर सॉइल्स के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछता है कि बताइए लिक्विफेक्शन किस टाइप की सॉइल्स के अंदर हो सकता है, तो लिक्विफेक्शन मेजरली हमारा किसके अंदर होता है? सेचुरेटेड लूज फाइन ग्रेनुलर सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, तो लिक्विफेक्शन के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी डायनामिक या फिर साइक्लिक लोडिंग आती है तो उस केस में ये जो सोइल के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से अपना कांटेक्ट क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, और ये एज ए लिक्विड की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं अब एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट लूज कर देंगे, मतलब वहां पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उस केस में जो फिनोमिना देखने को मिलता है उस फिनोमिना को बोला जाता है लिक्विफेक्शन। क्लियर है? यहां पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिक्विफेक्शन असेसमेंट के लिए या लिक्विफेक्शन असेसमेंट के अंदर हम दो पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं, और वो जो दो पैरामीटर है वो हमारे हैं फ्रेंड्स, एक होता है साइक्लिक स्ट्रेस रेशियो, जिसको हम आगे चल के CSR बोलेंगे या फिर SR बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पैरामीटर जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा साइक्लिक रेसिस्टेंस रेशियो, CRR। अब यहाँ पर CSR क्या होता है, CRR क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो निश्चिंत रहिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स पहले उससे एक चीज बता देता हूं कि अगर मेरा CRR दैट इज ये वाला पैरामीटर ज्यादा है CSR से, तो ये हमारा पर्टिकुलर टाइप का जो भी सॉइल रहेगा या साइट रहेगी वो कैसी रहेगी? हमारी सेफ रहेगी अगेंस्ट लिक्विफेक्शन। अगर मेरा CRR लेस देन है किससे? CSR से, तो इस केस में लिक्विफेक्शन वहां पर होने के चांसेस रहते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये सारी बातें हम लोग करेंगे, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होना चाहिए, सारी बातें आगे आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई हो तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स CSR कि आखिर में CSR क्या होता है। तो CSR का फुल फॉर्म में अभी बताया था, ये होता है साइक्लिक स्ट्रेस रेशियो। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक स्ट्रेस रेशियो है फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थक्वेक डिमांड को, किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से सॉइल के अंदर कितना शेकिंग या ग्राउंड शेकिंग हमारा इंड्यूस हुआ है। तो देख सकते हैं आप, that is cyclic shear stress induced in soil due to ground shaking during an earthquake। ध्यान दीजिएगा कि जब अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से सॉइल के अंदर क्या ग्राउंड शेकिंग आया, उस ग्राउंड शेकिंग की वजह से कितना साइक्लिक स्ट्रेस जनरेट हुआ है सॉइल के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है CSR। क्लियर हुआ? तो मैं सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूं कि CSR हमारा अर्थक्वेक डिमांड को बताता है। किसको बताता है? अर्थक्वेक डिमांड को बता रहा है। क्लियर है? दूसरा जो टर्म था फ्रेंड्स वो हमारा क्या था? वो था CRR, दैट इज साइक्लिक रेसिस्टेंस रेशियो। इसके जैसे कि यहां पर आप देखेंगे साइक्लिक रेसिस्टेंस रेशियो,
तो ये जो CRR होता है ये हमारे सोइल की साइक्लिक स्ट्रेंथ को बताता है ना, जो कि एक्सप्रेस करता है उसकी कैपेसिटी ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि जो अर्थक्वेक आया उसकी जो शेकिंग थी उसको कितने हद तक रेसिस्ट कर पा रही है सोइल, उसको ये रिप्रेजेंट करता है या फिर बताता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कि CRR इज द सोइल्स साइक्लिक स्ट्रेंथ एक्सप्रेसिंग इट्स कैपेसिटी टू रेसिस्ट अर्थक्वेक शेकिंग या फिर लिक्विफेक्शन। समझ गए? तो देखो, बहुत बेसिक सी चीज है। CSR क्या है? CSR बताता है कि कितना साइक्लिक शेयर स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है सॉइल के अंदर ड्यू टू अर्थक्वेक। वहीं CRR बता रहा है कि हमारा अर्थक्वेक का जो CSR है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक आया उसकी वजह से हमारा कितना सॉइल ने रेसिस्टेंस ऑफर किया है जिससे कि वहां पर लिक्विफेक्शन देखने को ना मिले, उस चीज को बताता है CRR। ठीक है, अब ये बेसिक सी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि कैसे CSR को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे CRR को कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए, बट ये बेसिक पॉइंट समझने जरूरी थे। ठीक है, तो देखो, यहाँ पर 3 स्टेप्स के अंदर हम बात करेंगे। तो स्टेप्स में अगर आपको बताऊं तो पहली स्टेप, दूसरी एंड तीसरी स्टेप। तो पहली स्टेप के अंदर हम CSR कैलकुलेट करना सीखेंगे, देन फिर हम बात करेंगे CRR कैलकुलेशन की, देन हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर हम लोग, मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा, धीरे धीरे क्लियर करूंगा, बट पहले आप पहली स्टेप है ना सारे मेथड्स के लिए कॉमन होने वाली है। दूसरी स्टेप्स हमारे अलग अलग मेथड्स के हिसाब से चेंज हो जाएगी, जैसे कि CPT के हिसाब से अलग रहेगी, SPT के हिसाब से अलग रहेगी, देन हमारा शेयर वेव वेलोसिटी के हिसाब से अलग रहेगी, DMT के हिसाब से अलग रहेगी। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CRR एन वैल्यू से, डेट इज SPT से। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप जो है फ्रेंड्स वो है आपका क्या? CSR कैलकुलेट करना। तो CSR का ये फॉर्मूला है, या फिर इसी को हम SR भी बोल देंगे। इसका जो फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है ना, तो ये होता है 0.65 mx बाय जी सिग्मा वी नोट अपॉन सिग्मा डैश वी नोट एंड RD। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चलो फॉर्मूला तो ठीक है, ये तो हमको कहाँ से मिलेगा? ये इस IS कोड को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास, है ना। इस IS कोड के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी टर्म्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एमएक्स यहां पर देखेंगे आप, एमएक्स क्या है ना। तो एमएक्स रिप्रेजेंट करता है हमारा पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन को, PGA को। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज सिग्मा वी नोट। तो सिग्मा वी नोट क्या है? टोटल वर्टिकल ओवरबर्डन स्ट्रेस है। जैसे कि मानो ये मेरा कोई ग्राउंड लेवल था, है ना, और मेरे को ग्राउंड लेवल से जेड डेप्थ नीचे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर सेक्शन में बोल दूं 1 1 पर मेरे को लिक्विफेक्शन कैलकुलेट करना है, तो ये जो जेड डेप्थ पर जो भी हमारा ओवरबर्डन आ रहा होगा, इस गामा यहाँ पर वेट था। तो सिग्मा वी नोट की अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल से मेरा हो जाएगा क्या? गामा इंटू जेड। क्लियर हुआ? ओवरबर्डन निकालना मेरे ख्याल से आपको आता है। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा ग्राउंड लेवल था, और यहां से इस पॉइंट पर अगर मेरे को सिग्मा वी नोट डेट इज ओवरबर्डन चाहिए तो वो कितना हो जाएगा? गामा इंटू जेड हो जाएगा। तो वो ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड क्या है? मेरी जेड है डेप्थ। क्लियर है? आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर एमएक्स मैंने आपको बताऊंगा अभी। एमएक्स जो है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन है। कैसे इस टर्म को हम लोग यूज करेंगे, कैसे मिलता है, सारी बातें हम लोग करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरा हमारा होता है फ्रेंड्स जी, जो कि आप सबको पता है कि यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सिग्मा सिग्मा वी नॉट डैश जो है दैट इज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है। मान लो इस केस में मेरा कहीं पर यहाँ पर वाटर होगा, इस डेप्थ पर वाटर होगा, या तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर ही वाटर होगा। तो ये कुछ यहाँ से डेप्थ होगी, जिसके बाद यहाँ पर क्या होगा? मेरा पानी आ गया होगा। तो इफेक्टिव वेट मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा इफेक्टिव ओवरबर्डन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट तक की मैं बात करता हूँ, तो ये तो मेरा है कितना? गामा इंटू जेड। लेकिन पोर वाटर प्रेशर क्या है मेरा? इतना ही डेप्थ पे, तो ये जेड था, ये मान लेता हूँ मैं, ये जो डेप्थ है ये मेरा जेड डैश होगा। तो यहां से हो जाएगा गामा वाटर इंटू जेड डैश। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव ओवरबर्डन मिल जाएगा। क्लियर है?
यहाँ तक की चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल स्ट्रेस और कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव और स्ट्रेस, ठीक है, या फिर ओवरबर्डन मैं बोल सकता हूँ। तो अभी मैं सारी बात कर रहा हूँ इस पॉइंट से रिलेटेड या इस लेयर के लिए। ऐसे क्या होगा, आपको हर एक लेयर्स पे अलग अलग लेयर्स रहेगी, सब जगह ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक की चीज जैसे क्लियर हो गई होगी। तो आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये एम एक्स बाय जी ये कहाँ से आता है। तो ये एम एक्स बाय जी की हम बात करते हैं, तो ये एम एक्स बाय जी हमको फ्रेंड्स ये कोड के अंदर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेबल नंबर 3 जो कि इस कोड के अंदर है, वहां से आपको ये वैल्यू ले लेना है एम एक्स बाय जी की पूरी वैल्यू। देखो ये जो एम एक्स बाय जी है इसी को हम जेड बोल रहे हैं, डेट इज जोन फैक्टर बोल रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये जोन फैक्टर क्या है ना, पिछले कोड के अंदर डेट इज 2016 के अंदर डायरेक्ट आपको दिया था अलग अलग जोन के हिसाब से, जोन 2 में, जोन 3 में, जोन 4 में, जो भी था जोन 5 में दिया हुआ था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कोड है इसके अंदर ये वेरी कर रहा है किसके हिसाब से, रिटर्न पीरियड के हिसाब से, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे लेकिन सॉइल लिक्विफेक्शन के लिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड की। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। पिछली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन किया हूं कि दो टाइप के मेथड से जिनके हिसाब से हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, किसके लिए, जॉन फैक्टर के लिए। और वो था हमारा, एक था लिमिट स्टेट मेथड, एक था अल्टीमेट स्टेट मेथड, ठीक है। तो हम बात करेंगे लिक्विफेक्शन कैलकुलेशन के लिए किसकी, लिमिट स्टेट मेथड की। क्यों करेंगे पहले हम बता चुके हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का जो भी बिल्डिंग से आपका या जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर जो रिटर्न पीरियड है वो आपको चूज कर लेना है। और उस रिटर्न पीरियड को चूज करने के हिसाब से जो भी जोन में आपका स्ट्रक्चर आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ से आपको जोन फैक्टर की वैल्यू ले लेना है और वो इस जगह पुट कर देना है। फॉर द टाइम बिंग अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने माना कोई सा भी स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा हूँ और उसके लिए रिटर्न पीरियड का टाइम मेरा 2475 है और मेरा जो जोन है वो मान लेता हूँ मैं जोन 2 में आ रहा है, तो इसके लिए z की जो वैल्यू है मेरी कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। डेट इज एम एक्स बाय जी की वैल्यू में क्या रखूंगा, 0.15 रखूंगा, है ना। इसके इक्वेशन के अंदर मैं रख दूंगा, ठीक है। यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स अब देखो, ये चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज दोनों मैंने आपको बता दी, बचा मेरा आरडी। तो आरडी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस रिडक्शन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यूज जो दी गई है डेट इज आरडी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई की पावर ये होता है अल्फा जेड प्लस बीटा जेड और इंटू एम। अब यहाँ पर अल्फा जेड, बीटा जेड और एम क्या है हम बात करेंगे, कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। देखो अल्फा जेड को निकालने का ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है जो कि सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर जेड की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो जेड क्या था, डेप्थ, डेप्थ है इन मीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेरा ग्राउंड लेवल था, यहां से यहां तक की जो डेप्थ थी जेड, जहां पर मेरे को क्या करना है, लिक्वेशन कैलकुलेट करना है, वो डेप्थ है यहाँ पर। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको अल्फा जेड मिल जाएगा, सेम बीटा जेड मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और एम जो है, एम मेरा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट लाइकली अर्थक्वेक। अब बाल आप बोलेंगे ये कहाँ मिलेगा, तो ये कोड के अंदर इस बार हमको दे दिया गया है फ्रेंड्स। पिछले कोड के अंदर इसकी कुछ वैल्यूज ऐसे स्पेसिफाई नहीं थी, लेकिन इस बार डायरेक्टली इन्होंने दे दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जोन जिस भी जोन में आ रहा हूं उसके हिसाब से आपको एम की वैल्यू यहां से ले लेनी है। जैसे मान लो मेरा कोई स्ट्रक्चर था जोन 2 में आ रहा है, तो जोन 2 के लिए मेरे को एम की जो वैल्यू है वो कितनी ले लेनी है, 6 ले लेनी है। और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये एम की वैल्यू पता चल गई कि एम की वैल्यू मेरी कितनी है, 6 है। तो देखो यहाँ से मेरे को आरडी आ जाएगा सीधे सीधे से, ई की पावर अल्फा जेड मैंने यहाँ से निकाल दिया, बीटा जेड मैंने यहां से निकाल दिया, है ना। और ये 6 मुझे मिल गया, तो मैं सोल्व करके आरडी मेरा आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल जब मैं आपको कराऊंगा तो ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बट पहले कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी अब आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, सारी चीज मैंने बता दी सी एस आर से रिलेटेड, डेट इज सी एस आर कैसे निकालते हैं। तो सी एस आर का ये टर्म कांस्टेंट है, ये तीनों निकाल के मैंने बता दिया आपको। तो यहां से अब आपको सी एस आर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेकंड स्टेप के अंदर, डेट इज स्टेप 2, एस्टिमेशन ऑफ साइक्लिक रेसिस्टेंस रेशो। मतलब कि हमारी जो सॉइल है,
सोइल कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है अगेंस्ट लिक्विफेक्शन, उसको यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, सी आर आर कैलकुलेट करने का हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जो कि आपको इस कोड के अंदर दिया गया है। और एक्सप्रेशन क्या है, सी आर आर बराबर सी आर आर एम डब्ल्यू, डिट इज ये स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का जिसको 7.5 बोला गया है, उसके करस्पॉन्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाता है और साथ में 1 एटीएम प्रेशर पर इसको निकाला जाता है इनटू एमएसएफ और के सिग्मा। तो यहां से ध्यान से अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो इसके अंदर तीन पार्ट है हमारे पास। एक कंपोनेंट ये है, इसको अगर मैं फर्स्ट बोलता हूं, दूसरा कंपोनेंट मेरा ये एमएसएफ है, तीसरा कंपोनेंट मेरा के सिग्मा है। अब मैं तीनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एमएसएफ जो है, डेट इज इसका नाम है मैग्नीट्यूड स्केलिंग फैक्टर। इसको निकालने का ये एक्सप्रेशन है जो कि आपके सामने देख सकते हैं। इसके अंदर एक टर्म आपसे अनफेमिलियर है, वो है एम एस एफ मैक्स। आखिर में इसको कैसे निकालेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। एम आपको पता है, एम क्या है, ये एम यहां से जोन के हिसाब से जो भी है वो आप उठा सकते हैं। तो एमएसएफ निकालने के लिए इक्वेशंस है, और एमएसएफ निकालने के लिए इक्वेशंस जो है वो इक्वेशंस क्या बोलता है, वो ये इक्वेशंस है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करते हैं, अगर सीपीटी आपने यूज किया है फील्ड में तो उसके लिए आप यहां से एमएसएफ मैक्स निकाल सकते हैं। अगर आपने एसपीटी यूज किया तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और दिमाग में आपके सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर देखो, सीपीटी की हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एसपीटी की। तो एसपीटी के लिए आपको एक टर्म, एक चीज की जरूरत लगने वाली है, डेट इज N160CS। अब ये N160CS क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। देखो, सबसे पहले N160CS को हम बोलते हैं क्लीन सैंड इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड एसपीटी वैल्यू। देखो, ये डिफाइंड है किसके लिए, क्लीन सैंड के लिए, है ना। तो ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं जब कभी भी हमने फील्ड पर एसपीटी किया, तो वहां से जो एन वैल्यूज आता है उस एन वैल्यूज के अंदर बहुत सारे करेक्शंस लगाते हैं। कौन कौन से करेक्शंस होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता होगा। ये करेक्शंस होते हैं IS 12131 पार्ट 15 की मदद से ये होते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो वहां से ये वैल्यूज मिलती है, कैसे मिलेगी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो एमएसएफ कैसे निकलेगा। एमएसएफ के लिए हमको चाहिए होता है एमएसएफ मैक्स, और एमएसएफ मैक्स जो है, एमएसएफ मैक्स हम लोग किससे निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं एसपीटी के लिए। सीपीटी की बात हम आगे करेंगे, अभी नहीं करने वाले। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। तो फर्दर हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं के सिग्मा। तो देखो, इस इक्वेशन में ये वाला टर्म मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं के सिग्मा। तो के सिग्मा को बोलते हैं ओवरबर्डन स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। क्या बोला जाता है, के सिग्मा इज नोन एज ओवरबर्डन स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, और जिसकी वैल्यू आपको 1 माइनस सी सिग्मा ln सिग्मा वी नॉट डैश बाई पी ए इससे मिलती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो के सिग्मा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारी, वो कितनी हो सकती है, 1.1 हो सकती है। अगर के सिग्मा की वैल्यू आपको 1.1 से ज्यादा आ रही है तो आपको कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करना है, 1.1 ही यूज करना होगा। अब यहाँ पर जो टर्म है सी सिग्मा की मैं बात करूंगा, क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। सी सिग्मा डैश वी नॉट, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। पी ए जो है प्रेशर है, जो कि हमारा 1 एटीएम हम लोग लेके चलेंगे या फिर 100 केपीए लेके चलेंगे। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी, तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ सी अल्फा के बारे, सॉरी सी सिग्मा के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, सी सिग्मा जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर एसपीटी से कर रहे हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, सीपीटी से कर रहे हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो सीपीटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसपीटी की। तो अगर आपके पास एसपीटी का जो N1 जो अभी मैं आपको बताया था, N1C60CS अगर आपके पास है, N160CS आपके पास है, तो इस केस में हम लोग सी सिग्मा निकाल सकते हैं, है ना। यहां से सी सिग्मा आया, और आपने अगर सी सिग्मा इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपको मिल गया के सिग्मा मिल जाएगा। अब जैसे ही के सिग्मा मिला तो आपको दो टर्म क्लियर हो गई, डेट इज एमएसएफ आपके पास आ गया, और ये सी के सिग्मा भी आपके पास आ गया। ठीक है, पी जो है मैंने बता दिया आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम 1 एटीएम या फिर 100 केपीए के बराबर लेके चलेंगे कैलकुलेशन में। जब कैलकुलेशन में बताऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको ये
ये चीज क्लियर कर दी, ये चीज क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं CRR के बारे में कि इसको कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हमारे पास है, डेट इज डिपेंड करता है अलग अलग टेस्ट के, कि आपने फील्ड पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म कराया है, SPT है, आपका CPT है, या फिर आपका और कोई सा टेस्ट है, शेयर वेव वेलोसिटी टेस्ट है, तो उसके ऊपर ये वेरी करेगा, अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। बट आज हम बात करेंगे केवल SPT के बेसिस पे, देन फिर हम बात करेंगे बाकी मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, CRR को अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ये जो IS कोड है, IS 1893 2025 के अंदर ये इक्वेशंस दिया गया है कि CRR MW डेट इज मैग्नीट्यूड 7.5 पे 1 ATM प्रेशर पर, ये इस इक्वेशन से आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक और सवाल फिर से आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप हमको ये बता दो कि ये N160CS कैसे निकलेगा, ये बहुत तंग कर रहा है अभी तक, है ना। तो मेरे ख्याल से N1C60S आपको पता होना चाहिए कैसे निकलेगा, तो इसको मैं आपको डिटेल में अब बताता हूँ। मानो आपने फील्ड पर क्या किया, फील्ड पर आपने SPT परफॉर्म किया, है ना। SPT परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से आपको ये पता है कि SPT के लिए आपको क्या करना रहता है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जो भी हमारा स्प्लिट स्पून है इसको अंदर डालना पड़ता है। तो इसे फर्स्ट वाले को हम लोग इग्नोर करते हैं, सेकंड डेट इज ये N2, और ये जो N3 ऑब्जर्व वैल्यू आई है, ये मेरा N वैल्यू होता है, N वैल्यू क्या होता है मेरा, N2 प्लस N3। तो ये साइड से आपको मिल गया या फील्ड से आपको मिल गया, ठीक है। फील्ड से क्या मिल गया आपको, ये वैल्यू मिल गई, डेट इज N वैल्यू। अब इसके ऊपर करेक्शन होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो करेक्शंस होंगे वो करेक्शंस पहले लगाते हैं कि ये जो यहाँ पर जो भी आपने क्या कर रहे हैं, रोड्स वगैरह या जो हैमर यूज किया है वो हैमर किस टाइप का है, कौन से टाइप का ये आपका डोनट है, सेफ्टी हैमर है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बहुत सारे करेक्शंस करते हैं, उन करेक्शंस की बात हम लोग करेंगे, है ना। तो उसकी बात करने से पहले पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा आप, कि हमको बात करनी है सबसे पहले कि जो N60 निकालना है। तो ये मेरी N जैसे ये आया, तो ये N आ गया मेरे पास, N के लिए मेरे को N60 निकालूंगा। तो N60 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको IS कोड डेट इज IS 1893 के अंदर N की जगह NM बोल दिया, M मतलब मेजर्ड। तो ये जो NM है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस NM को मल्टीप्लाई कर दूंगा अलग अलग करेक्शन से, डेट इज CE CR CB CS। अब CE CR CB CS क्या है, हम इसकी बात करेंगे, कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान देना कि IS कोड के अंदर यहाँ पर CN एक बार और दिया गया है, वो गलत है, आपको यहाँ से रिमूव कर देना है उसको। पता नहीं IS कोड वाले क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग कमिटी में होते हैं फिर भी छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स करते रहते हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आपको N60 मिला, ये सारे करेक्शन से, डेट इज एनर्जी करेक्शन, रोड करेक्शन, बोरहोल करेक्शन एंड सैंपल करेक्शन, सैंपलर करेक्शन। तो इसकी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप जान लीजिए कि आपने N60 निकाल दिया। N60 निकाला तो उसके अंदर आप CN से मल्टीप्लाई करेंगे, CN कैसे निकलेगा इसकी बात भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको N160 आ जाएगा, और अगर N160 के अंदर आपने डेल्टा N160 ऐड कर दिया तो वहां से आपको N1C60S आ जाएगा, ठीक है। N160CS आ जाएगा। तो इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमको चाहिए डेल्टा N160। तो इसको निकालने के लिए फिर से ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको ये जो FC है, FC मेरा जो होता है ये होता है फाइन कंटेंट, फाइन कंटेंट, या फिर मैं बोलूँ ऐसा पार्टिकल, ऐसे जो हम जब आपने क्या किया, ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं, उस ग्रेन साइज एनालिसिस में सारे पार्टिकल जिनकी साइज 75 माइक्रोन से कम है वो हमारे फाइन कंटेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारा जो भी परसेंटेज रहेगा उसको आपको यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यहाँ से डेल्टा N160 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ी सी और ध्यान रखना है कि CN कैसे कैलकुलेट करते हैं। CN कैलकुलेट करने के लिए आपके पास PA डिवाइडेड बाय सिग्मा V डैश की पावर M। अब फ्रेंड्स, 2016 का कोड अगर आप देखेंगे तो वहां पर सीधे सीधे CN की जो वैल्यू थी आपको दे दिया गया था कि PA सिग्मा V डैश की पावर 0.5 शैल बी लेस देन इक्वल टू 1.7। लेकिन यहाँ पर M की अलग अलग वैल्यू से आएगी, जो कि वेरी करेगी इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो m है, m डिपेंड कर रहा है किस पे, N160 पर, और जो N160 है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, Cn पर, Cn डिपेंड कर रहा है इस m पर। मतलब एक लूप बन रहा है यहाँ पर। तो इस लूप को सॉल्व करने के लिए हमको इटरेशंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो इटरेशंस कैसे सोल्व होंगे उसकी बात हम लोग करेंगे जब मैनुअल कैलकुलेशंस करेंगे। साथ में एक्सेल के अंदर भी कैसे किया जाता है उसकी भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो N60 है ये कैसे निकालते हैं। क्योंकि Cn मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, अब आपके लिए केवल अनफेमिलियर रहा है ये N60, ये कौन कौन से करेक्शन से कैसे इनका यूज करेंगे उनकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। देखो, यहां तक की चीज मैंने आपको क्लियर करी है, अब हम बात करते हैं। तो मान लो फॉर द टाइम बिंग कि मैंने फील्ड पर n ऑब्जर्व, डेट इज nm की वैल्यू मेरी कुछ आई 12, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं। अब मेरे को यहां पर अलग अलग करेक्शंस चाहिए। सीई करेक्शंस मेरे पास होना चाहिए, सी आर, सी बी, सी एस। अब ये सी आर, सी बी, सी एस, सीई कैसे आएंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स ये एक टेबल 7 दिया गया है जो कि हमारे करेक्शन फैक्टर से किसके लिए, नॉन स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट्स के लिए। मतलब कि अगर फील्ड पर नॉन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का यूज किया गया है तो उसके लिए आपको ये सारे करेक्शंस करने पड़ेंगे N60 लेने के लिए। N60 का मतलब ये है कि फ्रेंड्स वहां पर ये अज्यूम किया जाता है साइट पर कि जो एसपीटी है उससे 60% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी रेशियो डेट इज ईआरएम की बात करते हैं तो सीई जो है ईआरएम डिवाइडेड बाई 60 होता है। जहाँ पर ईआरएम क्या है, मेजर्ड एनर्जी रेशियो और परसेंटेज थ्योरेटिकली जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो हम इसकी तरफ जाएंगे सीई, जो कि डायरेक्टली इन्होंने अलग अलग हैमर के टाइप पे दे दिया है। डेट इज आप डोनट हैमर है तो जो सीई करेक्शन है आपका 0.5 से 1 के बीच में होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका एवरेज लेके सॉल्व करें। अगर आप सेफ्टी हैमर का यूज किया गया है फील्ड पर तो आप इन दोनों का एवरेज ले लें। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रिप हैमर का यूज कर रहे हैं तो आप इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा, आप लोअर वैल्यू पे भी जा सकते हैं, हायर पे भी जा सकते हैं, बट बेटर है कि आप एवरेज वैल्यूज कंसिडर कर ले इन केस जब आपके पास ईआरएम नहीं है। ठीक है, दूसरा जो करेक्शन है मतलब कि सीई के लिए फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूं कि हमने ऑटोमेटिक ट्रिप हैमर का यूज किया है। तो ऑटोमेटिक ट्रिप हैमर का यूज किया है तो मैं आपके सामने 0.8 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा एनर्जी करेक्शन में यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां तक की चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा जो है करेक्शन है फ्रेंड्स वो है सी आर, या मैं बोल दूं पहले हम बात कर लेते हैं सीबी की, डेट इज बोरहोल करेक्शन, डेट इज बोरहोल का डायमीटर। अब देखो फ्रेंड्स फील्ड पे क्या होता है, अलग अलग बोरहोल्स यूज कर लिया जाता है। तो अगर आपने आपका बोरहोल का डायामीटर जो है अगर 65 mm से 115 mm तक है तो आप वहां पर करेक्शन 1 रखेंगे। अगर आपका 150 mm का बोरहोल डाया है, ये बोरहोल का जो डाया फील्ड पर किया गया है अगर ये 150 है तो वहां पर आपको 1.05 रखना है। अगर 200 mm है तो आपको इतना रखना है। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं कि फिलहाल जो मेरा बोरहोल है वो मैंने कितना का किया है, 150 mm का किया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग करेक्शंस जो है मेरा 1.05 हो जाएगा। अब रोड लेंथ की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि ये मेरी क्या है, ये यहाँ पर मैंने सैंपलर लगा रखा है स्प्लिट स्पून, और ये रोड की लेंथ है। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, हमारा जो हैमर होता है एसपीटी का, इसको रिलीज किया जाता है, गिराया जाता है। तो ये जो रोड की जैसे जैसे लेंथ है ना जो जा रही है बोरहोल के अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पर ये कैलकुलेशंस की जाती है। तो देखो अगर आपकी रोड लेंथ लेस देन 3 मीटर है तो आपको 0.75 यूज करना है। अगर आपकी रोड की लेंथ 3 मीटर से 4 मीटर है, किसके अंदर, बोरहोल के अंदर, जो भी ग्राउंड लेवल से बात कर रहे हैं ना, तो वहां से वहां तक की बात हम लोग करेंगे, तो उसके लिए 0.8 ऐसे जा सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं मान लेता हूं जिस डेप्थ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो डेप्थ मेरी लेस देन 3 मीटर है। डेट इज जिस डेप्थ पे मैं लिक्वेशन निकाल रहा हूं लेस देन 3 मीटर है, तो वहां पर मैं कितना करेक्शन यूज कर लूंगा, मैं वहां पर जो करेक्शंस मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 0.75, क्योंकि मेरी जो बोरहोल के अंदर जो डेप्थ है, डेट इज जो रोड गया है वो 3 मीटर से कम है, तो इसलिए मैं 0.75 यूज कर रहा हूँ। अब आता है हमारा सैम्पलर करेक्शन। फ्रेंड्स एक और बार ये गलती फिर से कोड के अंदर दिया गया है। कोड के अंदर ये जो वैल्यूज है, दैट इज यहाँ पर ये n की जगह इन्होंने दिया है N1
60CS। फिर से टाइपिंग मिस्टेक, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं इस कोड वाले, कुछ भी छाप दे रहे हैं। तो ये भी गलती है, आपको ध्यान में रखना है जब आप इस कोड को रेफर करेंगे तो उसके अंदर ये मिस्टेक भी आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि N1C60S लेस देन अगर 10 रहेगा, सॉरी, यहाँ पर ये क्या रहेगा, लेस देन 10 रहेगा, तो उस केस में आप ये यूज करेंगे। अगर या इसके बीच में रहेगा तो आप ये यूज करेंगे, अगर 30 से ज्यादा रहेगा तो आप ये यूज करेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं कि ये ऐसा कोड के अंदर दिया गया है जो कि गलत है। आपको एन वैल्यू डेट इज एन एम बोल दो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यूज का यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं फ्रेंड्स कि अगर आपका फील्ड पर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है वो इस रेंज में आ रही है, ठीक है, देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि जो एनएम मैंने बताया कि आपका जो फील्ड पर एनएम वैल्यू है वो 12 है, मतलब आपका सी एस जो आएगा, सी एस की जो वैल्यू आनी चाहिए वो इस रेंज में आनी चाहिए। तो ये जाएगा 1 प्लस 0.01, एन क्या हो गया मेरा 12 माइनस 10 होगा, जो यहाँ से सी एस आपको जो भी वैल्यू मिलेगी इट इज 1 प्लस 0.01 इंटू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 पॉइंट आ जाएगा 1.02, ये आप यहाँ पर यूज करेंगे 1.02, और ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आप N60 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। N60 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी करेक्शन डेट इज ये हो जाएगा मेरा 1.05 इंटू 0.75 इंटू 1.05 इंटू 1.02 इंटू 12। कैलकुलेशंस देख लेना थोड़ा सा एक बार, कुछ मिस्टेक हो सकती है जल्दी जल्दी में, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप। मैं आई स्क्वाड वालों जैसा नहीं हूँ, मैं अकेला आदमी हूँ इसलिए, है ना। वो लोग तो बहुत कमिटी होता है, उनको ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से N60 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि कैसे N60 निकाला जाता है। तो अगर आपको पता चल गया N60, तो आप यहाँ से N160 निकाल सकते हैं, क्योंकि CN ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे ही आपको N160 मिला तो अब आप N160CS डेट इज क्लीन सेंड के लिए जो भी नॉर्मलाइज्ड एन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा हुआ, इसके बाद हमारे पास सीधा सिंपल सा क्या है, मेरे पास दोनों वैल्यूज है, डेट इज मेरे पास सी एस आर बी आ गया, मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाल दिया था स्टेप 1 के अंदर। सी आर आर भी मेरे पास आ गया जो कि मैंने स्टेप 2 के अंदर निकाल दिया था। तो अब मेरे को स्टेप 3 के अंदर क्या करना है, असेसिंग करना है लिक्विफेक्शन पोटेंशियल को साइड के ऊपर। तो सीधे सीधे इसके लिए मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है, डेट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट लिक्विफेक्शन इज गिवन एज CRR डिवाइडेड बाय CSR। भाई साहब CRR हमको पता चल गया है, CSR पता चल गया, तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1.4 आ रहा है, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि जो भी साइट कंडीशन है या फिर जो भी सॉइल है वहां पर लिक्विफेक्शन नहीं होगा, सेफ है, सेफ है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन इक्वल टू मेरा 1.2 आ रहा है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये अनसेफ हो जाएगा, मतलब कि यहां पर लिक्विफेक्शन आएगा, लिक्विफेक्शन होगा। और अगर मेरा जो एफएस लिक्विफेक्शन जो है डेट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट लिक्विफेक्शन, ये मेरा किसके किसके बीच में है, 1.2 और 1.4 के बीच में, तो हमको फर्दर असेसमेंट की जरूरत लगने वाली है। हम लोग डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते कि लिक्विफेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज दी गई है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से ज्यादा है और 1.4 से कम है, तो यहाँ पर ग्राउंड सेटलमेंट रिजल्ट जो आ रहा है, हो रहा है किसकी वजह से, अर्थक्वेक लोडिंग की वजह से, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा एज पर फिगर 7 ऑफ IAS 1893 पार्ट 1। ये फिगर क्या कहता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये फिगर यहाँ पर आपको इस टाइप का दिखता है ना। तो इसमें जो भी आपका साइट पर जैसा भी कंडीशन हुआ होगा आफ्टर अर्थक्वेक, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेटलमेंट निकाल लेना है। उस सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको इस ग्राफ से देखना है कि क्या रिलेटिव डेंसिटी वगैरह है, और उसके बाद ही आप कमेंट कर पाएंगे कि वहां पर लिक्विफेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर जो लिक्विफेक्शन पोटेंशियल है निकालने का तरीका जो है मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया है। क्या मिस्टेक्स है कोड के अंदर, कुछ कुछ वो मैंने भी पॉइंट आउट की है, और है ना, आगे भी मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो के अंदर कि कैसे CRR निकाला जाता है, कैसे CSR निकालते हैं, कैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है आपको, है ना।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर बात करेंगे एक मैनुअल क्वेश्चन की मैनुअल कैलकुलेशंस में आपको डिटेल में करके बताऊंगा कि कैसे बोरहोल से डाटा हम लोग उठाएंगे और उसमें कैसे लिक्विफेक्शन कैलकुलेट किया जाता है। देन फिर एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके बाद, उसके अंदर एक्सेल शीट की मदद से कैसे एक चुटकी बजाते आप कैलकुलेशन कर पाएंगे लिक्विफेक्शन की, है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।